हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट भौतिक विज्ञान की क्लास में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव्यों में दाब के नियम। आज हम द्रव्य दाब संबंधी पास्कल के नियम को पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं लूसेंट की भौतिक विज्ञान को, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। ये TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द्रव्यों में दाब के नियम को पहले पढ़े थे, तो चलो इसको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं फिर पढ़ते हैं। द्रव्यों में दाब का नियम यह है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है और स्थिर द्रव के भीतर किसी द्रव पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। अब यहाँ पे द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम पढ़ेंगे। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथन ये था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन यह है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। द्वितीय नियम यह है कि पास्कल के द्वितीय नियम का कथन है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचित कर दिया जाता है। तृतीय नियम यह है पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ। ये पास्कल के नियम पर ही आधारित हैं। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। द्रव का दाब है उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव है गलनांक तथा क्वथनांक पर? तो गलनांक पर प्रभाव सबसे पहले जानेंगे। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। और क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो गलनांक और क्वथनांक में ये है कि गलनांक पर प्रभाव है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता। वही अगर दूसरा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घट जाता है। प्लावन के बारे में जानेंगे। तो उत्प्लावन बल द्रव का वह गुण जिसके कारण वो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे हम उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे हम उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। ये बल वस्तुओं के द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और पिंड जब द्रव में पूर्णतया डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी का आभास होता है और भार में
यह आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी का आभास होता है और भार में ये आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। प्लवन का नियम यह है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है और ठोस का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन और इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब होता है या किलोग्राम मीटर -3। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 39.2 फ़ारेनहाइट पर होता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि आपेक्षिक घनत्व क्या है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। मतलब कि जो सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ़ जो होती है समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने ये लाइनें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान देंगे। नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। तो नमक का जब घोल होगा उसका घनत्व अंडे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता रहता है। दूध की शुद्धता दुग्धमापी या लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दुग्धमापी या इंग्लिश में हम बोलते हैं लैक्टोमीटर से नापते हैं। मृत केंद्र जो है तैरती हुई वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे हम मृत केंद्र कहते हैं। तो मृत केंद्र क्या है? अर्थात मेटा सेंटर। तैरती हुई वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे हम मृत केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें। मृत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मृत केंद्र जो है ये गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए और वस्तु का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए क्या शर्तें हैं? मृत केंद्र जो है ये गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए और वस्तु का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए।
पृष्ठ तनाव ससंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है और फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, अर्थात एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, ये लगने वाले आकर्षण बल जो हैं ये ससंजक बल कहलाते हैं। और ठोसों में ससंजक बल का मान जो होता है ये अधिक होता है, जबकि गैसों में ससंजक बल का जो मान होता है ये नगण्य होता है। और ठोस का जो है आकार निश्चित होता है। असंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल क्या है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल का कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल वाले, समझे कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव सदैव पृष्ठ तनाव जो है पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L और बल F कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर होगा F बटा L। पृष्ठ तनाव T बराबर E बटा L होगा। पृष्ठ तनाव क्या है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव सदैव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता। यदि रेखा की लंबाई L F बल कार्य करता है तो T बराबर होगा F बटा L। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक जरूर ध्यान रखेंगे। यह अक्सर पूछ सकते हैं कि जो न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक। और पृष्ठ तनाव का फार्मूला अगर देखा जाए तो F बाई L, F क्या है? F बल है और बल का मात्रक न्यूटन, और L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसलिए न्यूटन मीटर हो जाएगा। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होगा ये जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब द्रव का ताप बढ़ा देंगे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है ये बढ़ जाता है। केश तत्व क्या है? केश नली एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केश तत्व कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है, और किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है ये केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। अर्थात जो पतली नली होगा उसमें द्रव का चढ़ाव ज़्यादा होगा और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव
द्रव जो है ये कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ता जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। केशकत्व का उदाहरण क्या क्या हैं, ये उदाहरण जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे कि ब्लांटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ब्लांटिंग पेपर जो होता है स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर अर्थात भारहीनता की अवस्था, कृत्रिम उपग्रह के जो अंदर यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर न आ सके, वो मिट्टी में नमी बनी रहे। ऐसे पेन का निब बीच से चीरा होता है। जो पेन का निब होता है बीच से चीरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। केश नली के द्वारा स्याही निब की नोक तक चढ़ जाती है। केशकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। केशकत्व के कारण ही जो कॉफ़ी का पाउडर होता है ये जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती हैं। जो पतली सुई है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। श्यानता क्या है? श्यानता अर्थात श्यानता बल किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाली घर्षण बल को हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल क्या है कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता कहलाती है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रव्यों तथा गैसों का गुण है। श्यानता क्या है? श्यानता जो है ये केवल द्रव्यों और गैसों का गुण होता है, इसमें ठोस का कोई काम नहीं है। द्रव्यों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। द्रव्यों में जो श्यानता होती है ये वस्तुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के ही कारण होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता कैसे होगा? एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रव्यों की तुलना में बहुत कम होती है, वही ठोसों में श्यानता नहीं होती। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है कि परंतु गैसों की बढ़ जाती है।
किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। इसका यसाई मात्रक जो होता है ये डेकाप्लॉइज या पाई-जली या पास्कल सेकंड है। अर्थात श्यानता गुणांक का जो मात्रक होगा क्या होगा, तो श्यानता गुणांक का जो मात्रक है, श्यानता मतलब किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता और इसका जो मात्रक है डेकाप्लॉइज या पाई-जली जिसे हम पीआई या पास्कल सेकंड है, इसे प्रायः नीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो श्यानता गुणांक का यसाई मात्रक डेकाप्लॉइज या पाई-जली या इसे हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वो नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले के सभी बलों का योग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह, द्रव का एक ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर के विक्षुब्ध हो जाए, वो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता, जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय पढ़ते हैं। बर्नौली का प्रमेय, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुछ ऊर्जा का वेग नियत होता है, जैसे कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा जो हैं ये नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित बेंटरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। बर्नौली का प्रमेय क्या है, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुछ ऊर्जा का योग जो है नियत होता है। प्रत्यस्थता क्या है, प्रत्यस्थता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यस्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। प्रत्यस्थता की सीमा, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिसके कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यस्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यस्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यस्थता की सीमा कहलाती है। विकृति क्या है, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई यल में वृद्धि स्मॉल यल होती है तो उसे हम स्मॉल यल बाई यल को
विकृति कहते हैं। मतलब किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई में या उसकी प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि होती है तो उसी को हम विकृति कहा जाता है। प्रतिबल क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यक्षता का यंग मापांक। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यक्षता का यंग मापांक कहते हैं। अर्थात प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही प्रत्यक्षता का यंग मापांक कहलाता है। हुक का नियम क्या है? प्रत्यक्षता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यक्षता की सीमा पर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसी को हम हुक का नियम कहते हैं। तो प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। तो प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू ई। ई क्या है? एक नियतांक है। इसे हम प्रत्यक्षता का गुणांक कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्षता गुणांक बराबर होगा प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यक्षता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है और इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस 2 होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। यंग के प्रत्यक्षता गुणांक y। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यक्षता गुणांक को यंग प्रत्यक्षता गुणांक कहते हैं। यदि विकृति अनुदैर्ध्य होती है तो प्रत्यक्षता गुणांक को हम यंग प्रत्यक्षता गुणांक कहते हैं और इसे y से निरूपित किया जाता है। तो यंग प्रत्यक्षता गुणांक y बराबर होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे हम आयतन प्रत्यक्षता गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या है? आइए जानते हैं कि आवर्त गति एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। दोलन गति। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कंपनिंग गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना फिर साम्य स्थिति में आकर के दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन का या कंपन कहलाता है। दोलन या कंपन किसे कहेंगे कि दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति की एक ओर जाना फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या है? कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं और इसका जो यसाई मात्रक है ये हर्ट्ज है। अर्थात आवृत्ति का जो मात्रक होगा वो हर्ट्ज होगा और इसकी कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। यदि आवृत्ति n आवर्तकाल t है तो n बराबर होगा 1/t। सरल आवर्त गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तो त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्ती गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा, उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा, वेग अधिकतम होता है और चौथा है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है।
सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतः बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। उसका त्वरण जो है अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है और वेग शून्य होता है। सरल लोलक, यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटका कर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इसका समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। तो सरल लोलक का जो आवर्त काल होगा वो T बराबर 2 पाई बटा L/G होगा। L क्या है? डोरी की प्रभावी लंबाई और G है गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात जो सरल लोलक का आवर्त काल T बराबर होगा 2 बाई अंडर रूट L/G होगा। L क्या है? डोरी की लंबाई और G है गुरुत्वीय त्वरण। निष्कर्ष क्या निकला कि जो T अनुक्रमानुपाती होता है अंडर रूट L अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्त काल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आवर्त काल जो T है अनुक्रमानुपाती अंडर रूट L/G, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्त काल T बढ़ जाता है अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ भारहीनता के कारण G बराबर 0 होता, अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में L कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का जो मान है पृथ्वी के मान का 1/6 है, 6 गुना है। ये तरंग है, तो हम तरंग के बारे में अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे।